बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जवानी के दहलीज पर कदम रखा तो मेरे लिए धड़ाधड़ रिश्ते आने लगे थे। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और गोरी चिट्टी भी थी। आजकल तो सभी को गोरे रंग से सरोकार है। कोई नाइट क्रीम पर पैसे उड़ा रहा है तो कोई महंगे महंगे इंजेक्शन लगाकर अपने हुस्न को उजागर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि मुझ पर तो अल्लाह ने खास करम कर रखा था। शुरू से ही मोहल्ले में सब मुझे प्यार किया करते थे। सबको यही लगता था कि हुमैरा की शादी तो झटपट में ही हो जाएगी। मैं भी इसी खुशगुमानी में जिंदगी गुजार रही थी। हमारे मोहल्ले की लड़कियों के रिश्ते तो आते थे, मगर फिर कोई ना कोई वजह निकल आती और इनकार हो जाता था, जबकि मुझे इस बात पर 100% भरोसा था कि मुझे देखने वाला इनकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने अम्मी के कान में पहले से ही अपनी मर्जी बिठा दी थी। मैंने उनसे कह दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे लिए आने वाले पहले ही रिश्ते के लिए हाँ कर दें। मेरी शादी आपने बहुत ही सोच समझ कर और देखभाल कर करनी है। मैंने इस घर में हर चीज़ के लिए तरस तरस कर दिन गुजार दिए हैं, इसीलिए आपने मेरी शादी किसी बहुत ही बड़े घर में करनी है। मेरी अम्मी बहुत ही अच्छी और नर्म मिजाज खातून थी। वो शुरू से ही मेरी हर बात मानती थी, जबकि मेरे अब्बू बहुत ही सख्त थे। वो जिस बात पर अड़ जाते थे तो फिर अपनी मनवा कर ही रहते थे। इसीलिए अम्मी ने पहले से ही अब्बू को ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया था कि हमने अपनी हुमैरा की शादी किसी बहुत ही ऊंचे घराने में करनी है। हम अपनी तरफ से सारी तैयारी करके बैठे थे, मगर हमें कहाँ इल्म था कि एक चीज़ होती है तकदीर। जो इस तकदीर में लिखा होता है वही होकर रहता है। मेरे लिए धड़ाधड़ रिश्ते आ रहे थे। मुझे लोग आकर देख भी जाते थे, मगर फिर पलट कर जवाब ही नहीं देते थे। अम्मी हैरान थी, जबकि मैं तो सदमे से दो चार थी। मेरा हुस्न भी उन लोगों ने बेमोल कर दिया था। मेरे लिए एक दिन बहुत ही अच्छे घराने से रिश्ता आया था। लड़के की अपनी 3 दुकानें थी और छोटी सी गाड़ी भी थी। घर भी अपना था। मैं इस रिश्ते के लिए दिलो जान से रजामंद थी। मैंने अम्मी से कह दिया था कि अगर ये लोग शादी की बात करें तो आपने फौरन से हाँ कह देनी है। अम्मी भी हंसकर बोली, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। मैं भी किसी ऐसे ही रिश्ते की मुंतज़िर थी। खैर हुआ ये कि वो लोग हमारे घर आए, चाय और समोसों के साथ इंसाफ किया और चले गए। हम 4 दिन उनके जवाब का इंतज़ार करते रहे, मगर कोई जवाब ना आया। अब मेरा दिल बहुत घबराने लगा था। मैंने अम्मी से कहा कि उन लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अम्मी कहने लगी, अगर तुम्हारे अब्बू को डरना होता तो मैं लड़के की वालदा से फ़ोन करके वजह ज़रूर मालूम करती। मैं झट से बोली, अम्मी अब्बू कौन सा हर वक्त घर पर मौजूद रहते हैं, आप उन्हें फ़ोन करके पूछ लेना। अब्बू को इल्म भी नहीं होगा। अम्मी ने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, मुझे उनके गुस्से से बहुत डर लगता है। तो मैं बोली, आपने सारी ज़िंदगी इसी डर में गुजार दी, आपको क्या हासिल हो गया। इतना कहकर मैंने आंटी का नंबर मिला दिया था। वो हेलो बोली तो मैंने अम्मी की जानिब फ़ोन बढ़ा दिया था। अम्मी मुझे घूर कर रह गई थी। खैर अब बात करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए उन्होंने भी फ़ोन कान से लगा लिया था। अम्मी कहने लगी, बहन आप अपने बेटे का रिश्ता हमारे घर लेकर आई थी। हमें आपका बेटा बहुत पसंद आया था और यही ख्वाहिश थी कि आपके घर ही बच्ची ब्याह कर जाए। आगे से आंटी ने पता नहीं क्या कहा था कि अम्मी का चेहरा ही उतर गया था। जैसे ही फ़ोन बंद हुआ मैं बोली, अम्मी क्या बात थी, मुझे भी कुछ बताएं। अम्मी ने बड़ी बेचारगी से घर की जानिब नज़र दौड़ाई थी। फिर वो बोली, लड़के की वालदा को तुम तो बहुत पसंद आई, मगर वो कह रही थी कि आपका घर पुराने ज़माने का है और जगह जगह से पेंट भी उतरा हुआ है। आपके बर्तनों की तरफ देखकर इस बात का भी पता चलता है कि आपके घर के हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसे में आप अपनी बेटी को क्या जहेज देंगे, जबकि हमने तो नया घर बनाया है और सामान इसीलिए नहीं लिया कि बहू सामान लेकर आएगी। मैं तो अम्मी की बात सुनकर ही हैरान रह गई थी। क्या अब ऐसा दौर आ चुका था कि लोग हुस्न को छोड़कर पैसे को चुन रहे थे। और फिर यूं कई बार हुआ था। मेरे लिए बहुत से रिश्ते आए, मगर हर बार इनकार हो जाता था, जबकि हमारे ही मोहल्ले की एक अपाहिज लड़की का रिश्ता बड़ी आसानी से तय पा गया था, क्योंकि उसका बाप कतर में होता था और उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत सा जहेज भी बनाया हुआ था। ये सब हालात देखकर मेरा दिल बहुत गमज़दा सा रहने लगा था। यूं ही 2 बरस गुजर चुके थे और इस दौरान मुझे बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। अब तो मैं हिम्मत हार चुकी थी। मेरा दिल भी गमज़दा रहने लगा था। और तब मेरे लिए एक बहुत ही अच्छे घराने से रिश्ता आया था। मुझे जब अम्मी ने बताया तो मैंने किसी किस्म की खुशी का कोई इजहार नहीं किया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं इस बार भी ठुकरा दी जाऊंगी। मगर हैरत की बात यह हुई कि मेरी होने वाली सास ने सिर्फ इस बात का तकाजा किया था कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। मैं तो इस बात में भी पीछे रह गई थी, क्योंकि मैं तो सिर्फ मैट्रिक पास थी। मुझे ज़्यादा तालीम का शौक़ नहीं था। मैंने जब तालीम की बात सुनी तो अम्मी ने मुझे घूर कर देखा था, जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हूँ कि काश तुमने थोड़ा पढ़ लिया होता। अम्मी ने रास्तगोई से काम लिया था। वो कहने लगी, बहन मेरी बेटी तो सिर्फ मैट्रिक पास है। तब आंटी कहने लगी, अच्छा चले मुझे इतना बताएं, हुमैरा ख़त पढ़ लिख तो लेती है ना। अम्मी ने सवालिया नज़रों से मेरी जानिब देखा था। मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, जी जी मैं सब कुछ पढ़ लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ।
तब वो औरत मुस्कुराकर बोली, बहन, आपकी बेटी हुमैरा लाखों में एक है। मुझे बहुत पसंद आई है ये। मैं तो इसे ही अपनी बहू बनाऊंगी। ये वो अल्फाज थे जिसे सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। आखिरकार 2 साल की रुसवाई के बाद मुझे मेरे मन की मुराद मिल ही गई थी। मेरी होने वाली सास ने लड़के की तस्वीर दिखाई तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया था। मैं बेइंतहा खुश थी। मेरी होने वाली सास ने यहाँ तक कह दिया था कि हमें अपनी बहू 2 जोड़ों में मंजूर है। हमें आपसे किसी जहेज का कोई लालच नहीं है। अम्मी तो उठते बैठते अल्लाह का शुक्र अदा किया करती थी। शादी की तारीख 1 महीने बाद की तय पाई थी। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं बना सके थे, बस जो हाथ में था थोड़ी बहुत तैयारी की और फिर मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थी। हमारा ये घर कदरे मुनासिब था। यहाँ हम फ़कत 4 लोग ही आबाद थे, मैं, मेरा शौहर, सास और छोटी नंद। शादी की रात जब मेरे शौहर ने घूंघट उठाया तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा, आज मैं तुम्हें देखकर अपने अच्छे अमाल सोच रहा हूँ कि आखिर मैंने ऐसा भी क्या किया था जिसका फल अल्लाह ने मुझे तुम्हारी सूरत में दे दिया है। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरे शौहर रेहान ने मुझसे कहा था कि तुमने मेरी अम्मी और बहन का बहुत ख्याल रखना है, बल्कि हम में ऐसे घुल मिल जाओ कि पता ही न चले कि तुम पराए घर से आई हो। हुमैरा, मेरे अब्बू की वफ़ात के बाद अम्मी ने अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने जिस तरह हमें पाल पोस कर जवान किया है ये हम ही जानते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि घर का माहौल और सुकून ख़राब ना हो। मैंने अपने शौहर से वादा किया था कि मैं आपकी इन बातों को हमेशा पल्लू से बांध कर रखूँगी। मेरा शौहर भी खुश हो गया था। रेहान दूसरे शहर में जॉब करता था। उसे फ़कत 2 हफ्ते की ही छुट्टी मिली थी। इन 2 हफ्तों में मेरे शौहर ने मेरे बहुत लाड उठाए थे, मेरा बहुत ख्याल रखा था। मुझे वो जगह जगह लिए फिरता था। ऐसा लगता था कि मैं तो जन्नत ही में आ गई हूँ। मुझे अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। अच्छा वक्त तो चुटकियों में ही गुजर जाता है। ये 2 हफ्ते भी गुजर गए थे और अब वक्त जुदाई आन पहुंचा था। मैं बेइंतहा उदास थी। मैंने रेहान से कहा कि आप दूसरे शहर की मुलाजमत छोड़कर यहीं कोई छोटी मोटी जॉब कर लें। मेरी बात सुनकर रेहान हंस दिया और बोला, हुमैरा, मेरी जॉब बहुत अच्छी है। ऐसी कंपनी में जॉब के लिए तो लोग मरे जाते हैं और अब तो मेरी शादी भी हो गई है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सी आसानियां पैदा करनी है, ऐसे में ये जॉब नहीं छोड़ सकता। मैं उनकी बात समझ गई थी, इसीलिए बोली, आपकी जुदाई का सोच कर ही जान पर बन गई है। मेरा शौहर कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। ये बात सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई थी। खैर, रेहान वापस चला गया तो उदासी मुझे काट खाने को दौड़ती थी। मैं हर वक्त अपने शौहर को याद करती थी। वो था ही इतना अच्छा कि उसे इतनी आसानी से फरामोश कर देना आसान नहीं था। मेरी सास मेरी जानिब देखकर हंस देती थी कि बहू, तुम अपने शौहर के हिजर में कुमला कर रह गई हो। मेरी नंद भी मेरी दिलजोई करने की कोशिश किया करती थी। एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटी करवटें बदल रही थी क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तब मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, बहू, लगता है तुम भी मेरी तरह बेख्वाबी का शिकार हो। मैंने इस बात में सर हिला दिया और बोली, जब से रेहान गए हैं मुझे नींद ही नहीं आती। मेरी सास मुस्कुरा दी और फिर मेरे पास ही बैठकर कहने लगी, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बहू बनाने से पहले तुम्हारी वालदा से बस एक ही सवाल किया था कि क्या आपकी बेटी पढ़ी लिखी है। मैंने इस बात में सर हिला दिया था। भला मैं ये बात कैसे भूल सकती थी। तब मेरी सास कहने लगी, तुम इस बात के पीछे छुपी हुई वजह नहीं पूछोगी क्या। मैं मुस्कुरा दी और बोली, वजह यही होगी कि आपको पढ़ी लिखी लड़कियां अच्छी लगती होंगी। मेरी सास कहने लगी, हाँ, एक ये भी वजह थी और दूसरी वजह मैं तुम्हें अपने कमरे में चलकर बताऊंगी। आओ मेरे साथ। मुझे अब तजस्सुस होने लगा था, इसीलिए जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और जूता पहनकर सास के पीछे ही चलती थी। मेरी सास ने मुझे अपने बेड पर बैठने का इशारा किया और एक किताब मेरी जानिब बढ़ाती थी। फिर वो बोली, मुझे बचपन से ही कहानियां सुनकर सोने की आदत है। पहले अम्मी सुनाया करती थी, फिर जब मैं बड़ी हो गई तो खुद ही पढ़ने लगी। अब तक मेरी यही रूटीन थी, मगर अब तो आंखें जवाब दे गई हैं। दिन में फिर भी नज़र काम करती है, मगर रात को तो सब कुछ ही धुंधला नजर आता है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर मेरी बहू पढ़ी लिखी होगी तो चलो मुझे कहानी तो सुना दिया करेगी। मैंने अपनी सास की बात सुनी तो मैं बेसाख्ता मुस्कुरा दी थी। उस वक्त वो मुझे दुनिया की मासूम तरीन सास लगी थी। कहानियों का तो मुझे भी बहुत शौक था, इसीलिए मैंने झट से किताब पकड़ी और सफ़ात पलटने लगी थी। जो मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प टाइटल लगा, मैं वो कहानी पढ़ने लगी थी। हैरत की बात यह थी कि अभी मैं 1-2 सफ़ात ही पलट पाई थी कि मेरी आंखें भारी होने लगी थी और फिर मैं बड़ी गहरी नींद सो गई थी। सुबह जब मैं बेदार हुई तो मुझे सबसे पहले अपनी सास का ख्याल आया था। मैंने सोचा कि वो भी क्या कहेगी कि बहू को कहानी सुनाने का कहा, मगर वो तो खुद ही आकर सो गई। मैं बिस्तर से उठने लगी तो मुझे अपनी टांगों में बेइंतहा दर्द महसूस हुआ था, ऐसे जैसे टांगों में जान ही ना हो। तभी मेरी सास कमरे में दाखिल हो गई थी। वो बड़ी खुश लग रही थी। उसने अपना तकिया उठाया और नीचे से हजार के कई नोट निकालकर मुझे पकड़ा दिए और बोली, बहू, तुम बाजार जाकर अपनी पसंद से जो दिल चाहे वो ले लेना।
मैं बोली, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बिला वजह तकल्लुफ़ मत करें। मेरी सास ने ज़बरदस्ती ही वो पैसे मेरी मुट्ठी में रख दिए और बोली, तकल्लुफ़ तो तुम कर रही हो, जब मैं अपनी ज़ुनैरा को पैसे दे सकती हूँ तो तुम्हें क्यों न दूँ? तुम दोनों में मुझे भला क्या फ़र्क है? मैं मुस्कुरा दी थी। मैं ये सोचकर हैरान होती थी कि आजकल के दौर में इतने अच्छे लोग भी मौजूद हैं क्या। खैर, कमरे से बाहर निकली तो ज़ुनैरा मेरी जाने बढ़ाई थी। वो कहने लगी, भाभी, आज तो आपने उठने में बहुत देर कर दी है, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। मैं बोली, क्या बात है, तुम मेरा इंतज़ार खैर से कर रही थी? वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन की जाने बढ़ गई थी, साथ ही साथ वो भी आ रही थी। कहने लगी, आज बहुत ही लंबे अरसे के बाद अम्मी ने मुझे जेब खर्च दिया है। आप यूँ समझें कि मैं तो आज 7वें आसमान पर हूँ। अम्मी ने ना सिर्फ मुझे पैसे दिए हैं, बल्कि खुली छुट्टी भी दी है कि इन पैसों से जो जी में आए खरीद लेना। आपको तो मालूम है, अम्मी घर से बहुत कम निकलती हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों बाजार जाएं। मैं वादा करती हूँ कि आपको कोई बहुत ही अच्छी सी चीज़ खिलाऊंगी। मैं हंसती और बोली, ज़ुनैरा, अम्मी ने आज सुबह मुझे भी अच्छी खासी रकम दी है। ज़ुनैरा तो खुशी से उछल ही पड़ी थी। वो बोली, असल मज़ा तो अब आएगा। मैं भी शुरू से ही गुर्बत का शिकार थी, मेरे अंदर भी बहुत सी महरूमियाँ पल रही थी। पैसों की कमी तो मुझे शुरू से ही रही थी, कभी मनपसंद चीज़ खरीद ही नहीं पाई थी। इसीलिए मैं अपनी नंद के साथ बाजार चली गई और खूब जी भर कर शॉपिंग करके आई थी। हम दोनों बाहर से ही खाना भी ले आई थी। मेरी सास हम दोनों को देखकर हंसने लगी और बोली, आज तो लगता है जैसे पूरा बाजार ही खरीद लाई हो। मैंने अपनी सास के लिए सूट खरीदा था। सास को दिखाया तो वो बहुत खुश हो गई थी। मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, बहू, तुमसे एक गुजारिश थी। मैं बोली, जी अम्मी, आप हुक्म करें। वो बोली, तुम इन पैसों का जिक्र रेहान से मत करना, उसको इस सारे मामले से बेखबरी रखना। मैं बोली, अम्मी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, मगर मैं तो ये इरादा रखती थी कि अपनी खुशी रेहान से शेयर करूं और उन्हें बताऊं कि आप और जुनैरा मेरा कितना ख्याल रखती हैं। मेरी सास हंस दी और बोली, नहीं नहीं बेटा, हर बात शौहर को बताने वाली नहीं होती। मैंने सर हिला दिया था। मुझे तो आज सब खुशी से नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने अपनी सारी शॉपिंग कोई 4-5 बार देख ली थी। मैंने सोच लिया था कि अम्मी को घर पर बुलाऊंगी और अपने सारे कपड़े उनके सामने रखकर कहूंगी कि जो भी अच्छा लगता है वो उठा ले। तभी मेरी सास कमरे में दाखिल हो गई थी। कहने लगी, बहू, जाग रही हो? मैं बोली, जी जाग रही हूँ, सब खैरियत तो है ना? सास बोली, हाँ हाँ, बस मैं कहानी सुनना चाहती थी। तब मैं शर्मिंदा सी होकर बोली, कल तो आपको कहानी सुनाते सुनाते मैं सो गई थी। मेरी सास बोली, बहू, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, तुम्हारे सोने से पहले ही मैं भी सो गई थी। मैं अपनी सास के साथ चली गई और फिर से कहानी पढ़ने लगी। वैसे ये कहानियाँ बड़ी दिलचस्प थीं, पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता था, मगर न जाने क्यों मैं 2-3 सफ़हात से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाती थी। फ़ौरन से नींद आ जाती थी। आज भी वही हुआ था। थोड़ी सी कहानी पढ़कर मैं सो गई थी। सुबह जब बेदार हुई तो सास कमरे में ही थी। वो मुझसे वारे सदक़े जा रही थी। उसने फिर से मुझे पैसे दिए और बोली कि इन पैसों से अपनी पसंद की चीज़ें ले लो। आज मैं ये पैसे लेना नहीं चाहती थी, इसीलिए बोली, अम्मी, आप अपने पैसों को संभाल संभाल कर रखा करें, ख़जानों से भरे कुएं भी खाली हो जाते हैं। कल कलां को जुनैरा की शादी होगी तो आपको इन पैसों की बेहद ज़रूरत होगी। मेरी सास बोली, ये अल्लाह का करम है जो मुझे बेइंतहा नवाज रहा है, फिर मैं अपने घर की बच्चियों को उससे क्यों महरूम रखूं? अगर तुमने मुझसे पैसे ना लिए तो मैं यही समझूंगी कि तुम मुझे गैर समझती हो। मैंने वो पैसे ले लिए थे। कमरे से बाहर आई तो टांगों में दर्द महसूस होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अनकरीब चलने फिरने से भी आजिज आ जाऊंगी। अब यूं होता कि हर रात मुझे मेरी सास अपने कमरे में ले जाती और मैं कहानी सुनाते ही सो जाती। सुबह मेरी सास मुझे पैसे भी देती और प्यार भी करती। कुछ दिनों से मैं बाजार नहीं गई थी, इसीलिए मेरे पास काफ़ी पैसे जमा हो गए थे। मैं अपनी सास से इजाज़त लेकर अम्मी के घर आई थी। फिर मैंने उन्हें वो पैसे दिखाए तो अम्मी हैरान रह गई थी। वो झोलियाँ भर भर कर मेरी सास को दुआएं देने लगी थी। अम्मी बोली, हुमैरा, मैं जानती हूँ शुरू से ही तुम्हारे दिल में बहुत से अरमान थे। तुम चीज़ों को हसरत से देखा करती थी, मगर मेरा शौहर एक गरीब इंसान था, इसीलिए मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती थी। मैं सब कुछ देखकर भी अनजान बन जाया करती थी। अब मुझे इस बात की बेइंतहा मुसर्रत है कि तुम्हारे ससुराली अच्छे खाते पीते हैं, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मैं अम्मी से बोली, अम्मी, हम दोनों आज बाजार जाएंगे। अम्मी रजामंद हो गई थी। हम दोनों माँ बेटी खरीदारी कर रहे थे कि मेरी नज़र एक मर्द पर पड़ी। वो मुझे बड़े गौर से देख रहा था। पहले तो वो आगे बढ़ गया, मगर फिर वापस आकर मेरे रूबरू खड़ा हो गया। मुझे ऐसे देखने लगा था जैसे आंखों से ही खा जाएगा। मुझे उसकी जानिब देखकर डर लगने लगा था कि कहीं वो कोई चोर उचक्का ना हो जो मुझसे मेरे पैसे छीन ले। मैंने अम्मी को वहाँ से चलने का इशारा किया था। हमने दूसरी जगह से खरीदारी की थी। अम्मी के लिए मैंने जूते और कपड़े ले लिए थे। फिर रात तक मैं अपने ससुराल वापस आ गई। मेरी सास बोली, शुक्र है कि तुम वापस आ गई हो। तुम्हारी गैर मौजूदगी में तो मुझे नींद ही नहीं आनी थी।
मैं तो यही सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि मुझे आज कहानी कौन सुनाएगा। तब मेरी नंद जुनैरा बोली, अम्मी आज रात मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। मेरी सास हकला गई और बोली, नहीं नहीं, तुम कहानी नहीं सुना पाती। तुम्हारी तो इतनी गलतियां होती हैं कि कहानी सुनकर नींद तो नहीं आती, जो पहले से आई होती है वो भी भाग जाती है। मेरी नंद गुस्से से बोली, अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो शुरू से ही बहुत लायक थी पढ़ाई में। आज दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ही आपको कहानी सुनाऊंगी। मेरी सास बोली, जुनैरा मुझे तंग मत करो, मैंने एक बार जो बात कह दी है उस पर अमल करो। तब मेरी नंद बोली, भाभी आपको मेरे सर की कसम है, आज आप अम्मी को कहानी नहीं सुनाएंगी, मैं ही सुनाऊंगी। नंद की बात सुनकर तो मेरी सास आपे से ही बाहर हो गई थी। उसने आओ देखा न ताओ अपने पाँव से जूता उतारा और नंद को मारना शुरू कर दिया था। मेरे लिए मंजर बड़ा अजीब था। मेरी सास तो बड़ी शफीक सी औरत थी, फिर वो ये सब क्या कर रही थी? मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी सास को रोका था। खैर आज तो मुझे भी सास से डर लग रहा था। मैं उनके कमरे में जाकर कहानी सुनाने लगी, मगर मैं फिर से सो गई थी। सुबह आँख खुली तो फिर से टांगों में दर्द होने लगा था। तब रात वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया था। मेरी नन्ही ने ऐसी भी कोई अजीब फरमाइश नहीं कर दी थी जिसकी इतनी सख्त सजा दी गई थी। अब मुझे महसूस हो रहा था कि दाल में कुछ न कुछ काला तो जरूर है। हर सुबह मेरी सास के पास इतने पैसे कहाँ से आते थे, और फिर कहानी पढ़ते ही मुझे नींद क्यों आ जाती थी? मैं इस वाकये की तह तक पहुंचना चाहती थी। रात हुई तो सास ने फिर से कहानी पढ़ने के लिए बुला लिया था, मगर अब तो मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, इसीलिए किताब खोले बिना ही अपने पास से कहानी सुनाने लगी थी। हैरत की बात यह थी कि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, मगर चूंकि मैं सास का राज मालूम करना चाहती थी, इसीलिए आंखें बंद करके नींद का नाटक करने लगी थी। तभी मुझे कमरे में हलचल महसूस हुई थी। मैंने कुन आंखों से देखा था, मेरी सास मेरी जाने पड़ रही थी। उसने एक हाथ में रस्सी भी पकड़ी हुई थी। फिर देखते ही देखते मेरी सास ने उस रस्सी के साथ मेरी टांगों को बांधना शुरू कर दिया। उसने इस तरह कसकर मेरी टांगें बांधी थी कि लग रहा था जैसे टूट ही जाएंगी। मैं अपने दर्द को अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती, मगर मैंने हिम्मत की और आंखें बंद करके लेटी रही थी। तभी 4 आदमी मेरे बैठ के जाने पड़े थे, और फिर ये सब देखकर मैं हवास बाख्ता हो चुकी थी। सुबह होने वाली थी, इसीलिए मेरी सास का रचाया हुआ खेल अब इख्तिताम को पहुंच चुका था। मगर रात भर मेरे साथ जो हुआ था उसने मेरे साथ के परखचे उड़ा कर रख दिए थे। सुबह होते ही मैं अपनी सास के कमरे से निकल गई और खुद को अपने कमरे में लॉक कर लिया था। मैंने अपने शौहर का नंबर मिलाया और बोली, मुझे खुला चाहिए। मेरा शौहर बोला, क्या बात है हुमैरा, तुमने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है जो सुबह सुबह ऐसी बातें कर रही हो? मैं बोली, मैं आप लोगों की असलियत से वाकिफ हो गई हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। रेहान कहने लगा, हुमैरा मैं दोपहर तक घर में पहुँच जाऊँगा और आकर तुम्हें तलाक दे दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे आने से पहले ही निकल गई तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने कॉल बंद कर दी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं थोड़ा सा इंतजार कर लेती हूँ। फिर दोपहर तक सच में रेहान घर आ गया था। उसने आते ही खुद को मेरे कदमों में गिरा लिया। वो कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो हुमैरा, मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था, मगर मैं बहुत ही मामूली सी मुलाजमत करता था। मुझे इल्म था कि तुम जैसी हसीन लड़की के वालिदैन एक चौकीदार को अपनी बेटी क्यों देने लगे, इसीलिए मैंने कहा कि मैं बहुत ही अच्छी कंपनी में मुलाजमत करता हूँ, तुम मुझे इस बिना पर छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द अच्छी सी मुलाजमत ढूंढ लूंगा। मैं तो रेहान की बातें सुनकर ही दंग रह गई थी। मैं बोली, रेहान मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, मैं तो किसी और वजह से तलाक मांग रही थी। वो बोला, किस वजह से? तब मैं बोली, जब से आप गए हैं आपकी अम्मी हर रात मुझे अपने कमरे में ले जाती हैं और एक किताब थमाकर कहती हैं कि मुझे कहानी सुनाओ, मगर मुझे फौरन नींद आ जाती थी। सुबह उठकर आपकी अम्मी मुझे बहुत से पैसे भी देती थी। कल मैंने किताब नहीं खोली तो मुझे नींद भी नहीं आई, मगर मैं आंखें बंद करके लेट गई और तभी आपकी अम्मी ने मेरी टांगें रस्सी से बांध दी और 4 मर्द आकर मेरे बेड को उठाकर घर से बाहर ले गए। आपकी अम्मी ने मेरी टांगों पर सफ़ेद कपड़ा डाल दिया और मुझे ज़मीन पर लिटा दिया और खुद आते जाते लोगों से मेरे नाम पर भीख मांगने लगी कि ये मेरी जवान बेटी है जो जिस्मानी और जहनी तौर पर माजूर है, मुझे इसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मुझे इल्म है रेहान, आप सब आपस में मिले हुए हैं, मुझे तलाक दे दें, मैं इस तरह की जिल्लत भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। रेहान हक्का बक्का रह गया था। इतनी देर में मेरी सास भी आ गई थी। रेहान ने जब अपनी अम्मी से सारी बात पूछी तो वो रोने लगी और बोली, बेटा मैंने ये सब बहुत मजबूरी में किया था, तुम्हारी तनख्वाह तो बहुत वाजिबी सी थी, इस तरह तो घर का खर्च ही बड़ी मुश्किल से चलता था। तुम खुद ही बताओ, ऐसे में जुनैरा के लिए जहेज कैसे बना पाती? जहेज के बगैर कौन कबूल करता हमारी बच्ची को? इसीलिए मैं किताब के सफ़ात पर बेहोशी की दवा छिड़क कर इसे दे देती थी। किताब खोलते ही हुमैरा पर गुनूदगी छा जाती थी और यूं मैं इसके ज़रिए से भीख मांगती थी। रेहान ने बड़ी अफसरदगी से सर हिला दिया था। वो बोला, अम्मी मैं यकीन नहीं कर सकता कि आपने मेरी बीवी के साथ ये सब किया। अब मुझे ख्याल आया कि शायद बाजार में जिस शख्स ने मुझे और अम्मी को ख़रीदारी करते देखा था
वो मुझे भीख देने वालों में से ही कोई एक होगा। खैर, मेरी सास ने रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। मगर रेहान मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले गया था। कहने लगा, अम्मी ने मेरा भरोसा तोड़ दिया है, अब मैं किसी सूरत तुम्हें उनकी सुपुर्द करके नहीं जा सकता। खैर, ये शुक्र है कि अब रेहान को बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, उनकी सैलरी भी बढ़ गई है, तो अब रेहान अपनी बहन के लिए जहेज भी बनाने लगे हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।